प्रणाम दोस्तों, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मृदुल। हमारा कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले मृदुल हम वृंदावन पहुंचे, उसके बाद से हम अलीगढ़ गए, फिर कल हाथरस गए। हाथरस में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 तो बीजेपी के पास थी लेकिन 1 बीएसपी। इस बीच एसपी कहीं गायब नजर आ रही है, लेकिन दावा जरूर ठोक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमें सियासी समीकरण समझना होगा और किस तरह से वहां की राजनीति रही है वो भी हमें समझना होगा। तो दर्शकों को हम बता दें कि हाथरस में सिकंदराराऊ और सादाबाद भी आती है और सादाबाद एक ऐसी सीट रही है जहां पर बीएसपी का बहुत ज्यादा वर्चस्व नजर आता है। वहां पर अगर आप जातिगत समीकरण देखेंगे तो जाट और ब्राह्मण वोटर्स बहुत ज्यादा संख्या में हैं और जहां भी जाट और ब्राह्मण वोटर्स जाते हैं वो सीट उसकी हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्रत्याशी का चेहरा भी बहुत मायने रखता है। हम किसी प्रत्याशी का नाम यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है। बीएसपी की तरफ से जरूर घोषणा की गई है, लेकिन बाकी पार्टियां किसे टिकट देंगी वो भी बहुत मायने रखेगा। तो एक प्रत्याशी के चेहरे पर लड़ा जाता है, प्रत्याशी के चेहरे के आधार पर जीत तय होती है। दूसरा जो हमने बताया, जाति के आधार पर सीट तय की जाती है, जीत तय होती है। अब एक बात हमें समझनी होगी, क्या वहां पर समाजवादी पार्टी को मजबूती देगी आरएलडी? क्योंकि जब जाट बाहुल इलाका आ जाता है तो आरएलडी का वर्चस्व और आरएलडी की पैठ हमें नजर आती है। लेकिन चुनौती देने के लिए बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो सादाबाद की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है अगर प्रत्याशी का चयन ठीक रहा, लेकिन अभी तक देखा जाएगा तो बीजेपी का पलड़ा वहां पर भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जनता हाथरस के नाम से जानती है, पहचानती है। पॉपुलर जो सीट है, जो नाम है वो हाथरस है, यानी कि हींग नगरी। हींग का कारोबार होता है। जानकारी ये मिली कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत लाभ भी मिला है, लोन भी मिला है। लेकिन अगर हम सिर्फ हाथरस की बात करें तो हम कल खुद थे वहां पर, हमने खुद देखा, जनता से भी बात की। मूलभूत सुविधाओं का अभी भी वहां पर अभाव है। रेलवे स्टेशन की बात कर ले तो उजड़ा हुआ सा रेलवे स्टेशन नजर आया। अगर हम मेडिकल की बात कर ले तो लोगों का ये कहना था कि जो हॉस्पिटल है वो रेफरिंग सेंटर बन चुका है। प्लेसमेंट्स की काफी दिक्कत है, शिक्षा को लेकर के काफी दिक्कत महसूस हो रही है। पढ़ाई करने के लिए बच्चों को कभी अलीगढ़ का रुख करना पड़ता है तो कभी दिल्ली और नोएडा का रुख। तो इन सभी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, इन पर भी राजनेताओं को गौर करना होगा। और ऐसे में ये चुनौती तीनों ही पार्टियों के लिए बन जाती है कि विकास के मुद्दे पर आप वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन आप विकास कर कितना रहे हैं, भले वो बीएसपी हो, बीजेपी हो या समाजवादी। बिल्कुल, और जब आप हाथरस शहर की बात करते हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर बीजेपी ऐसा दावा करती है कि बहुत काम किया है। और जब हम हाथरस में घूमे तो वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो भी हमारे साथ कल जुड़े थे डिबेट में। और आम जनता जब निकलती है सड़कों पर तो पहले बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, लेकिन वहाँ पर स्वच्छता को लेकर अब मुहिम छेड़ी गई है। और साथ ही साथ बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनके जो मेयर हैं, अगर वो वहां पर एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर स्थापित किए जाएंगे तो उसका फायदा मिलेगा। जिस मूलभूत सुविधाओं का आप जिक्र कर रही हैं, हींग के लिए विश्व प्रसिद्ध है हाथरस, और अगर वहां से हींग बनती है तो व्यापारी वर्ग भी होगा। व्यापारी वर्ग किसका साथ देगा, कितनी सहूलियतें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, उस आधार पर भी वोट मिलेगा। तो उस आधार पर आप देखेंगे। और एक और लहर हमने देखी, क्योंकि हाथरस अगर देखें तो मथुरा और अलीगढ़, आगरा, इन सब के पास पास है। तो एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि वहां पर जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये तीनों बड़े शहर हैं। अब वहां पर एक और लहर हमें देखने को मिली, जो हम मथुरा का जिक्र करते हैं। तो मथुरा की जब बात आती है जन्मभूमि की, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट की चर्चा भी लोग कर रहे थे। तो वहां का भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उस सीट पर, और वहां का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक तो मैं बार बार कह रहा हूं कि क्षेत्रीय जाति कौन सी है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश में देखना। और इसलिए ऐसा लगता है कि हाथरस की जो शहर की सीट भी है, वहां पर भी बीजेपी का पलड़ा हमें भारी नजर आया। यानी कि अभी भी जो जाति है, जो धर्म है, मंदिर और मस्जिद है, इस मुद्दे पर हम मान के चलेंगे कुछ % वोट तो होने वाला है, जो राजनेताओं का दिमाग है। बिल्कुल। और अब सिकंदराराऊ की भी बात कर लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया, और जैसा हमने कहा कि आरएलडी के साथ अगर वो जाते हैं वहां पर तो उन्हें फायदा मिलेगा। दूसरी हाथरस की बात की, वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो एक और सीट है सिकंदराराऊ, वहां पर भी हमें मिला जुला असर नजर आया। लेकिन अगर अभी तक पूरी तैयारी को देखा जाए तो अभी चुनाव और चढ़ेगा, अभी पार्टियां और वादे करेंगी। अभी वहां घोषणा पत्र की भी कल हमने बात की। वहां पर घोषणा पत्र के अलावा समाजवादी पार्टी और आरएलडी किसानों को लेकर भी बहुत बात कर रही है। हालांकि गन्ना किसानों की जब बात आती है तो लोग कहते हैं चीनी मिल रही है,
वहां पर ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए किसी भी शहर में जाएंगे, छोटे शहर में, वहां किसान होता है, वो कोई भी किसान हो, तो वो जुड़ता है आपसे। इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी चाहती है कि किसानों का मुद्दा भी यहाँ पर हावी रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना किसानों का मुद्दा वहां पर हावी रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर उस पर असर रहेगा, लेकिन वहां पर भी मुकाबला कड़ा रहने वाला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं, अगर वहां समाजवादी पार्टी को अपना वर्चस्व कायम करना है तो आरएलडी का हाथ पकड़ना होगा, तभी उन्हें जीत मिलेगी। नहीं तो बहुत मुश्किल डगर है। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार 3 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं बीएसपी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ आकलन है, परिणाम जो होंगे वो जनता ही तय करेगी। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और, बीजेपी को चुनौती व्यापारी वर्ग से भी मिल सकती है कहीं ना कहीं। याद है आपको, कल हमने एक व्यापारी से मुलाकात की थी, उनका ये कहना था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो तो खत्म होने के कगार पर है, खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें रेजिडेंशियल काफी हद तक आ चुका है। तो ऐसे में हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ डेवलप होंगी, हमारी फैक्ट्रीज कहाँ पर डेवलप होंगी, और जो हमारी मांगे हैं या फिर हम जो चाहते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुन लिया जाता है तो उस पर काम होने में समय लग जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, किसी भी क्षेत्र को आप देखेंगे तो वो बढ़ता रहता है। जो जिला है वो चाहता है कि वो और बड़ा बन जाए, जो मंडल है वो और बड़ा बन जाए, ब्लॉक है, तहसील है, ऐसा बढ़ता रहता है और नए नए जिले भी गठित होते रहते हैं। जब आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं तो एक वक्त में ऐसा था कि वहां पर घनी आबादी नहीं थी, इसलिए वहां पर इंडस्ट्रीज थी। अब आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जब आप धारा 145 और धारा 143 की बात करते हैं, इसके अंदर आपको जो आपका रिहायशी इलाका है वो आपको कमर्शियल करना पड़ता है, तभी आपकी इंडस्ट्रीज वहां पर खड़ी रह सकती हैं। तो उसमें उनका ये मानना है कि अधिकारी जो हैं वो बड़े हावी हैं। एसडीएम की आपको परमिशन चाहिए रहती है, उसके नामांतरण के लिए एनओसी रहती है, नो ड्यूज लेते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इसके लिए व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ रहा है, ये उनके सामने चुनौती है, उनके सामने दिक्कत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए यमुना अथॉरिटी का भी एरिया है, तो अलग अलग अथॉरिटीज तैयार हो रही हैं, तो बढ़ता हुआ शहर है, इसलिए परेशानी सामने आ रही है। उसका भी एक बहुत बड़ा असर रहेगा, आपने ठीक कहा, लेकिन अब चुनावों में उसका कितना असर होगा वो देखिए। बिल्कुल, क्योंकि संतुष्ट तो सभी को करना होगा, भले ही वो व्यापारी हो, आम जनता हो, हर व्यक्ति को संतुष्ट करना होगा, तभी कोई भी पार्टी विकास के नाम पर या किसी भी नाम पर वोट ले सकती है। जब तक जनता खुश नहीं होगी, संतुष्ट नहीं होगी, वो वोट क्यों करेगी, ये एक बड़ा सवाल ऐसे में हो जाता है। बिल्कुल, कैसे वोट करेगी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब चुनाव, जैसे हमने कहा, कि बहुत आगे चढ़ेगा, बढ़ेगा, उसके बाद स्थितियां और स्पष्ट होंगी। लेकिन अभी तक की जो तासीर थी वो हमने बता दी है और मुझे लगता है कि अब हमें भी इंतजार करना चाहिए कि वोटिंग कितने परसेंटेज होगी, इस पे भी बहुत डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अब तक मैं बताऊंगी 3 विधानसभा क्षेत्रों में हम जा चुके हैं जो कि फेमस है। उनमें कई और विधानसभा आती है, ये फेमस नाम है, जैसे कि हम हाथरस गए हैं, अलीगढ़ गए हैं और वृंदावन हम जा चुके हैं। कई कई विधानसभा क्षेत्र है इनमें। आज हम आगरा की ओर रुख कर रहे हैं और वहां पर 9 विधानसभा आती है। बिल्कुल, और आगरा का क्या सियासी मिजाज रहेगा ये आपको कल हम बताएंगे। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।